दोस्तों नमस्कार। आज रासायनिक समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं जो पार्ट 2 में आपको मिलेगा। चलिए, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित की जाती है। इसका परिभाषा रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का छोटा सा रूप यानी संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित यानी दिखाने के लिए पदार्थों जिसमें तत्व या यौगिक के संकेत और सूत्र को व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा, जैसे H2 प्लस Cl2 एरोहेड 2HCl। यहाँ देखिए, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को रखा गया है, तो हाइड्रोजन के अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाया और क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के क्लोरीन का अणु बनाया, और ये दोनों आपस में मिलकर के यानी अभिक्रिया करके 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए कुछ बात को हमें मालूम करना पड़ता है और इसका पालन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर, समीकरण जैसे हो गया 2 रूप में इधर और इधर हो गया, मतलब बराबर के आगे और पीछे, तो बाईं ओर लिखा जाता है समीकरण को। पॉइंट नंबर 2, अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, अभिकारकों के प्रतिफल को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य चिन्ह यानी मध्य में बीच में प्लस चिन्ह दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह यानी अलग अलग दिखाया जाता है, और तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। यदि मान लीजिए A प्लस B दोनों मिलकर के कोई अभिक्रिया कर रही है तो C प्लस D बना रही है, तो यहाँ देखिए तीर चिन्ह यानी इस ओर से इस ओर अभिक्रिया हो रही है तो C प्लस D बना रही है। यहाँ भी देखिए, इस रासायनिक समीकरण में A और B अभिकारक है। कभी भी अभिकारक तीर चिन्ह के पीछे ही होता है, तो A और B अभिकारक है, और जबकि C और D प्रतिफल, हमें A और B अभिक्रिया के दौरान C और D प्राप्त हुआ है, तो जो प्राप्त हुआ उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो तीर चिन्ह यही बताता है कि A और B अभिक्रिया के फलस्वरूप C और D बना रहे हैं। इसके बाद जान लीजिए, समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। नंबर 1, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक परमाणु के तत्व की संख्या समान होती है। फिर से समझ लें कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले जो समीकरण है उस समीकरण को ले लीजिए। यहाँ देखिए H2 प्लस Cl2 एरोहेड 2HCl। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, और बराबर के इस साइड में भी तीर चिन्ह के इस साइड में भी 2HCl, यानी यहाँ भी देखिए H 2 ठो है और क्लोरीन भी 2 ठो। यहाँ दोस्तों ये 2 जो है दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए और क्लोरीन के लिए भी है। इस चीज़ को और विस्तार से समझ लीजिए। जैसे H2 प्लस Cl2 एरोहेड 2HCl को, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या आप देख रहे हैं 2, और क्लोरीन के परमाणु की संख्या भी देख रहे हैं 2, और बराबर के इस साइड में यानी तीर चिन्ह के इस साइड में देखिए दाईं ओर में देखिए हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। तो इस तरह हम इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। चूँकि इस समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु की संख्या बराबर है, समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और क्लोरीन की परमाणु संख्या बराबर है, तो यह संतुलित समीकरण कहलाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा इस प्रकार असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती यानी बराबर नहीं होती है।
जैसे देख लीजिए H2 प्लस O2, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, लेकिन तीर चिन्ह के इस साइड देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। इस समीकरण में बाईं ओर में देखिए, बाईं ओर में हाइड्रोजन परमाणु 2 है, तो इस प्रकार लिख लिया कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है। लेकिन तीर चिन्ह के इस साइड में देखिए दाईं ओर में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो इस प्रकार इस समीकरण को असंतुलित समीकरण कहेंगे। इस समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो समान है। आपने देखा कि हाइड्रोजन दोनों साइड में H2 है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। इसलिए हम संतुलित समीकरण का ही उपयोग करते हैं। अगर असंतुलित समीकरण होता है तो हम उसे संतुलित बना लेते हैं। इसके बाद आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहले बताया जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि परमाणु अपना साथी यानी पार्टनर बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन परमाणु विलुप्त नहीं होते और न ही किसी नए परमाणु का निर्माण करते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है एकदम परा का परा रहता है, संरक्षित रहता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित 2 बात को याद रखना जरूरी है। पहला, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, बाईं ओर के सूत्र के अधोलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकता है। यही 2 बात हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में याद रखना जरूरी है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक साधारण विधि है, जिसे आप अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हो। अनुमान द्वारा संतुलन विधि में संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। जैसे 1 नंबर समीकरण को हम लेकर के संतुलित करके आपको दिखाते हैं। समीकरण Mg प्लस HCl एरोहेड MgCl2 प्लस H2O को संतुलित करना। तो समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या सबसे पहले गिनती करके लिख लेते हैं। इसके बाद हम तय करते हैं कि किस प्रकार से परमाणु संतुलित है और किस प्रकार से असंतुलित है, इसकी तुलना हम इसके बाद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। आपने जो अभी देखा है, जैसे Mg प्लस HCl एरोहेड MgCl2 प्लस H2 जो असंतुलित समीकरण है, इस समीकरण को संतुलित करना है तो इसके बाईं और दाईं ओर के परमाणु की संख्या अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ देखिए Mg के परमाणु संख्या बाईं ओर में 1 है और दाईं ओर में भी 1 है। क्लोरीन के इस साइड में 1 है और इस साइड में 2 है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इस साइड में मतलब बाईं ओर में 1 है और दाईं ओर में 2 है। तो इस प्रकार पाते हैं कि ये जो मैग्नीशियम यानी Mg, इनके दोनों ओर परमाणु की संख्या समान है। चलिए बुक में आपको बताए। आपने देखा कि Mg के परमाणु संख्या दोनों ओर में बराबर है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित है। तो हमें Mg के परमाणु संख्या को वैसे रहने देना है और क्लोरीन और हाइड्रोजन के बारे में कुछ सोचेंगे। तो परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लिष्ट सूत्र का उपयोग करते हैं। यदि क्लिष्ट सूत्र इस समीकरण में रहता है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक क्लिष्ट सूत्र का चयन करते हैं। तो स्पष्टतः इस समीकरण में सबसे पहले क्लिष्ट सूत्र को ढूंढिए। तो यहाँ देखिए MgCl2 एक क्लिष्ट सूत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि समीकरण Mg के संदर्भ में सबसे पहले यही जो है असंतुलित है या संतुलित है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो MgCl2 संतुलित है,
mg के संदर्भ में सबसे पहले ही ये संतुलित है। अब देखिए, यदि HCl के ठीक पहले गुणक यानी 2 लिख करके क्लोरीन 2 लिख दें तो क्लोरीन जो है संतुलित हो जाएगा। तो यह Mg2HCl था, तो आप यहाँ पर 2 लिख दिए तो HCl के पहले 2 हो गया। तो MgCl2, यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 भाग और यहाँ भी क्लोरीन 2 भाग। ये जो 2 है ये 2 H के लिए भी है और Cl के लिए भी है। तो यहाँ पर इस साइड में देखिए Mg बराबर हो गया और क्लोरीन के 2 परमाणु, यहाँ भी क्लोरीन के 2 परमाणु इस साइड में भी, तो यानी Mg और Cl2 मिल गया। अब आपको H2 देखना है। तो यहाँ इस साइड में समीकरण के बाईं ओर में H2 है और यहाँ भी H2 है। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही संतुलित हो जाते। अब यह जानने के लिए कि ये जो समीकरण है संतुलित हुआ या नहीं, तो तीर चिन्ह के दोनों ओर पर पुनः जो है प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या को गिनती करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो Mg यहाँ मैग्नीशियम के परमाणु संख्या बाईं ओर में 1 है और दाईं ओर में भी 1 हो गया। क्लोरीन के परमाणु संख्या बाईं ओर में 2 और क्लोरीन की परमाणु संख्या दाईं ओर में भी 2 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बाईं ओर में 2 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दाईं ओर में 2 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम कहेंगे जब समीकरण के दोनों ओर यानी बाईं ओर और दाईं ओर परमाणु की संख्या बराबर हो गई तो ये आपस में क्या होंगे, संतुलित होंगे। तो चूंकि हम कहते हैं कि तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह जो है समीकरण संतुलित है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर समझ गए होंगे संतुलित और असंतुलित को। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में। तो किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। पहला बात हो गया। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तीसरा यह जानकारी देता है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। चौथा पॉइंट, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु और अणु की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। पांचवा पॉइंट, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। पॉइंट नंबर 6 में यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। लास्ट यानी अंतिम है, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की भी जानकारी देता है। तो आपके एग्जाम में 2-3 ठो पूछता है, ज़्यादा 6-7 ठो नहीं पूछता है, कम से कम 2-3 ठो पूछ ही लेता है। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के कुछ लाभ पढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लाभ भी हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण यानी आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की भी बचत होती है और लिखने के लिए कागज पर जगह भी कम लगता है। कम जगह पर ही समीकरण लिखा जाता है, नहीं तो वरना बहुते बात लिखना पड़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन अभिक्रिया किया है कौन अभिक्रिया नहीं किया है। तो इस प्रकार समीकरण से जो है आपको समय की बचत होती है। पॉइंट नंबर 2, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से, रासायनिक समीकरण नहीं रहेगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। अब मान लीजिए थोड़ा सा हमको वस्तु बनाना है और तो इसलिए हम थोड़ा सा ही लेंगे, क्योंकि कम मात्रा में किसी भी चीज़ का निर्माण करना हो तो उतना ही मात्रा यानी 2 भाग या 3 भाग, जैसे इस प्रकार हम इसकी गणना ठीक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। मान लीजिए इंडिया में H2O पानी का है तो अमेरिका में यही होगा, इंग्लैंड में भी यही होगा। तो अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, इसलिए हम लोग संतुलित समीकरण का ही उपयोग करना बेहतर समझते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण की सीमाओं को पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमा कहाँ तक। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, यानी रासायनिक समीकरण से आपको अभिकारक
और प्रतिफल की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि ऊष्मा अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी हुआ है, तो इसकी जानकारी हमें इससे नहीं प्राप्त होती। पॉइंट नंबर 3, रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में, यानी दाब, ताप या सांद्रण या उत्प्रेरक की उपस्थिति या आदि में संभव है। पॉइंट नंबर 4, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी, यानी वेग कितना है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं पता चलता है। पॉइंट नंबर 5, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती है, जैसे पॉप की ध्वनि के साथ, लेकिन रासायनिक समीकरण से इस बात की जानकारी हमें कोई भी प्राप्त नहीं होती है। समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई और कितनी बाकी है, इनकी भी हमें जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देती है। तो ये हो गई रासायनिक समीकरण की सीमाएं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना सीखेंगे। अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, यानी संश्लेषण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया है उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।